नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना केसेस काफी तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि खतरा अभी भी है, कोरोना अभी भी है। ऐसे में जरा सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक कोरोना का एक भी मामला है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। राजस्थान के कोटा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों के ताबड़तोड़ फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। इन हमलावरों ने इलाके के एक फल कारोबारी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक बदमाश कारोबारी की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां दागता नजर आया। उसने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। इस दौरान उसके दो साथी मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार करते दिखे। गोलियां खत्म होने के बाद बदमाश ने अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया। इशारा मिलते ही दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 3 और बदमाश वहां पहुंचे और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। दिन दहाड़े गोलीबारी से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंच गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। 2 मोटरसाइकिलों पर भगे हैं, करीब 6 लोग हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। खबर है कि पुरानी रंजिश की वजह से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने का असर पटना में भी दिखाई दिया। वहां पार्टी दफ्तर के बाहर बोर्ड पर पशुपति कुमार पारस को एलजेपी का अध्यक्ष लिख दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी में अचानक हुई उठापटक से सियासी हलचल तेज हो गई। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया। पशुपति पारस बिहार में एलजेपी के नेता एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले के विरोध में थे, और जैसे ही उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता चुना गया, पार्टी के अंदर चल रही खींचतान का अंदाजा लगने लगा। आनन फानन में चिराग पासवान अपने चाचा को मनाने के लिए उनके घर पहुंच गए, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद वो गाड़ी से उतरे और अंदर जाने लगे। लेकिन पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल पूछने लगे। हालांकि सवालों से घिरे चिराग पासवान ने एक शब्द नहीं बोला और चुपचाप चाचा से मिलने चले गए। लेकिन पता चला है, भले ही वो चाचा के घर चले गए हों, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाए। खबर है कि चिराग करीब 1.5 घंटे तक वहां रहे, लेकिन उनकी मुलाकात पशुपति कुमार पारस से नहीं हो पाई। उन्होंने इंतजार किया अपने चाचा का कि उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और अब यहाँ से चिराग पासवान निकल रहे हैं। इससे पहले पशुपति पारस को लोकसभा में पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया। इससे जुड़ी चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को सौंप दी गई। यही नहीं, पशुपति पारस ने मीडिया से खुलकर बात की और ये जता दिया कि इस सब की वजह बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी का एनडीए से अलग होना है। 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया, जिसके बाद चिराग पासवान विरोधियों के निशाने पर आ गए। चिराग पासवान जी लगातार कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी के हम हनुमान हैं, राम ने ही हनुमान के लंका में आग लगा दिया। लेकिन माना जा रहा है कि चिराग अपने चाचा को मनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो पशुपति कुमार पारस के पास खाली हाथ नहीं बल्कि एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। खबर है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने को तैयार हैं और उनकी मांग है कि उनकी मां और रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन पता चला है कि वो अपनी बात अपने चाचा से नहीं कह पाए, क्योंकि वो उनसे मिले ही नहीं। एक दिन पहले शाम को पार्टी के 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी और लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता से जुड़े फैसले की जानकारी उन्हें दी थी। इस बीच अटकलें लगने लगी कि एलजेपी टूट की कगार पर पहुंच गई है और उसके 5 सांसद नीतीश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी सांसद वीणा देवी के घर पर जो बैठक हुई उसमें केवल एलजेपी के सांसद ही नहीं बल्कि जेडीयू के ललन सिंह और संजय सिंह भी मौजूद रहने की खबर है। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने भरोसा दिया कि वो लोक जनशक्ति पार्टी टूटने नहीं देंगे, लेकिन इस बीच आरजेडी ने बिहार में नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। समय की मांग है और बिहार की जनता चाहती है कि दोनों जो नौजवान नेता एक साथ होकर कंधे कंधे मिलाकर सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ावें। अमेरिका के इलिनॉय से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में तेजी से आग पकड़ने वाला केमिकल मौजूद था, जिसकी वजह से आग बेकाबू हो गई और उसने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसकी लपटें काफी दूर से नजर आ रही थी। आग से निकलने वाले धुएं की वजह से हालात ज्यादा डरावने लगने लगी।
इस काले धुएं ने आसपास के एक बड़े इलाके को पूरी तरह से ढक लिया। इस भीषण आग पर दमकल कर्मियों की कोशिश का भी कोई असर होता नहीं दिखा। हालात बिगड़ते देख आसपास के इलाके को पूरी तरह खाली करवा लिया गया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि कुछ लोग केक और पेस्ट्री में मिलाकर नशे का सामान बेच रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स और केक का कॉकटेल बनाने वाले आरोपी कॉलेज के छात्र हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक आरोपियों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विदेशी वेब सीरीज देखकर यह तरीका सीखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कुछ सीरीज चलती थी उससे इंस्पायर होके और उसके अलावा उनके ग्रुप सर्कल से इंस्पायर होके इन्होंने चालू किया था लास्ट ईयर से। एनसीबी की टीम जब छापेमारी के लिए पहुंची तो सब कुछ वैसा दिखा जैसा किसी बेकरी के किचन में होता है, लेकिन सजे धजे केक और पेस्ट्रियों की जांच करने पर पता चला कि इनमें ड्रग्स मिलाए गए। चुनौती अब नशे वाले केक खरीदने वालों को ढूंढने की है। तो इनका जो सर्कल है, जो क्लाइंटेल है, ये भी अच्छे समाज से आते हैं एंड दे आर आल्सो बिट हाई प्रोफाइल एंड दे आर आल्सो स्टूडेंट्स आल्सो। पुलिस ने ड्रग्स रैकेट चलाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि ये बेकरी के नाम पर ड्रग्स का धंधा खुलेआम चला रहे थे, जिसके तहत केक और पेस्ट्री में नशे का सामान मिलाकर ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाता था। यानी नशे की खेप लोगों को बेहद सुरक्षित तरीके से घर पर पहुंचा दी जाती थी और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। एनसीबी के मुताबिक आरोपी पैसे का लेन देन भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते थे, यानी गूगल पे या फिर यूपीआई के जरिए भुगतान किया जाता था। आमतौर पर इस ड्रग्स बेकरी का सामान हाई प्रोफाइल लोगों की पार्टी में भेजा जाता था। एनसीबी के लिए यह मामला इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि अभी तक ड्रग्स बेचने का यह तरीका भारत में इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। हालांकि दुनिया के कई देशों में ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोग पहले से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की नई साजिश का पता लगा है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी एपीआई बुलेट्स का इस्तेमाल करने की साजिश रच रहे हैं। एपीआई बुलेट्स बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने में सक्षम है। साथ ही टकराने के बाद इसमें धमाके के साथ आग भी लग जाती है। सुरक्षा बल के जवानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से रची गई आतंकवादियों की साजिश के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, एपीआई बुलेट्स का इस्तेमाल करना आतंकी नए नए तरीके रोज खोज रहे हैं। जी जसप्रीत, देखिए अभी कुछ दिन पहले स्टिकी बॉम्ब इस्तेमाल करने की बात आई थी आतंकवादियों की। हालांकि स्टिकी बॉम्ब कोई नए ग्लोबल लेवल पर बात की जाए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जो ग्लोबल ट्रेंड आतंकवाद का होता है उसको फॉलो किया जाता है। ये पैटर्न देखा गया है जम्मू कश्मीर में। उसी तरह कुछ साल पहले वहां पर जम्मू कश्मीर में एपी बुलेट्स इस्तेमाल करने की बात आई थी, जो आर्मर्ड पियर्सिंग बुलेट्स होता है। अब ये नॉर्मल चीज है जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो नई साजिश का पता चला है आतंकवादियों की, उसमें वो आर्मर्ड पियर्सिंग इंसेंडियरी बुलेट का इस्तेमाल करने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल ये बुलेट, एपी बुलेट्स और एपीआई बुलेट्स से फर्क ये है कि इसमें एपीआई बुलेट्स और एपी बुलेट्स दोनों ही बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भेजते हैं, लेकिन एपीआई बुलेट्स में टकराने के बाद जैकेट से आग लग जाती है और धमाका भी होता है। तो जाहिर तौर से एक बड़ी खतरनाक बात है और इस साजिश पर खुफिया एजेंसियों की नजर है और वो हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल नीतीश, तो इसका तोड़ भी निकालना होगा क्योंकि आतंकवादी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं धमाके करने की और लोगों को धमकाने की। नीतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए हर जो आतंकवादियों की रणनीति होती है उसके मुताबिक सुरक्षा बल भी अपनी नई रणनीति बनाते हैं और जाहिर तौर से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और आने वाले वक्त में इसकी भी काट सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कर ली जाएगी और इस पर जो है गहन मंथन भी चल रहा है फिलहाल। ठीक है नीतीश, तो हमारे सहयोगी नीतीश जानकारी दे रहे थे कि आतंकवादियों की नई साजिश एपीआई बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में गहलोत सरकार का सियासी संकट बढ़ रहा है। सचिन पायलट गुट के बाद बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान पर उनके साथ बेवफाई करने का आरोप लगाया। खबर है कि कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों ने आज जयपुर में अपने गुट की अलग बैठक भी बुलाई है। हालांकि राजस्थान में अगले 2 महीने तक मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद कम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 महीने तक ना किसी से मिलेंगे, ना ही घर से बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद दावा किया कि डॉक्टरों ने पोस्ट कोविड की परेशानी के चलते उन्हें ये सलाह दी है। इस बारे में सीएम ऑफिस की ओर से भी बयान जारी हुआ है।
आईसीसी ने अपनी हॉल ऑफ फेम लिस्ट जारी कर दी, जिसमें एक भारतीय खिलाड़ी को भी जगह दी गई। न्यूज़ 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले अपनी हॉल ऑफ फेम लिस्ट का ऐलान किया, जिसमें पिछली एक सदी के बेहतरीन 10 टेस्ट क्रिकेटरों को जगह दी गई। इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर वीनू मांकड़ को भी जगह दी गई। वीनू मांकड़ की गिनती भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर में होती थी। उन्होंने कुल 44 टेस्ट खेले, जिनमें उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने 162 विकेट भी ली। 1952 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। उस मैच में उन्होंने पहली पारी में 72 और दूसरी पारी में 184 रन बनाए। यही नहीं, इस मैच में उन्होंने 5 विकेट भी लिए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उस मैच को मनकर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा श्रीलंका के कुमार संगकारा और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर को भी आईसीसी ने इस लिस्ट में जगह दी। महंगे पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने सफाई दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल से सरकार के खजाने में जितना भी पैसा जमा हो रहा है, उसका इस्तेमाल आम जनता के लिए ही किया जाएगा। कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान पर एनसीपी ने निशाना साधा। देश का बजट है 35,000 करोड़ का वैक्सीन के नाम पर, उसमें से कितनी वैक्सीन खरीदी गई? लूट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी लिखी और कहा कि वो आज भी सुशांत को काफी मिस करती हैं। गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। अब वहां 30,000 आईसीयू बेड और 1,10,000 ऑक्सीजन बेड तैयार रखने की रणनीति बनाई गई। पश्चिम बंगाल की एक बुजुर्ग महिला और लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गैंगरेप का आरोप लगाया। इस मामले में इन दोनों ने कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि राज्य में अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने महाविकास अघाड़ी में मतभेद के विपक्षी दलों के आरोपों को भी खारिज किया और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के पूरे 5 साल चलने का दावा किया। एक ट्वीट किया गया है आपके द्वारा, उस पर यह कहा गया है कि हम सरकार के भरोसे नहीं है, सरकार हमारे भरोसे है। क्या मायने हैं इस ट्वीट के? मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि सरकार महाराष्ट्र में जब बनी तब हमने कहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए हमने इस सरकार में शामिल हुए। ऐसे समय में हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार महाराष्ट्र में 5 साल रहे और कांग्रेस का पूरा समर्थन उसमें रहेगा। और हमारी यही भूमिका है कि जो जिस तरह से कुछ लोग वातावरण बनाते कि हमारे वजह से हमारा कहना है कि हम भी उस सरकार में शामिल हैं, वही संदेश हमने दिया है। सर, संजय राउत ये बयान दे रहे हैं कि हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने ये बयान दिया है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट की है और अभी 3 साल बाकी है ये सब चीज़ों को, चुनाव की। लेकिन अभी से हम हमारे कार्यकर्ताओं की तैयारियां शुरू कर दी है। हर विधानसभा में 288 विधानसभा कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेगी महाराष्ट्र में। सर, सरकार 5 साल चलेगी? बिल्कुल, उद्धव जी के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार महाविकास अघाड़ी की चलेगी। कांग्रेस की तरफ से उसमें कोई भी ये सरकार को डर नहीं है। कांग्रेस के विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने से उनकी पार्टी का मामला बताया। उन्होंने सभी को सपने देखने और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का हक बताया। नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। 288 सीटें लड़ने की बात कही जा रही है उनकी ओर से। लंबा सफर है, कोई जल्दबाजी क्या इस बात की। हर एक पार्टी को अपनी अपनी बात रखने का तो अधिकार है। सपने देखने में किसी का क्या जाता है, सपने देख सकते हैं ना, कोई कौन सी बुरी बात है सपना देखना। अब रही बात उन्होंने क्या कहा, तो 2024 की बात कर रहे ना, हम तो अभी सरकार चला रहे। आदरणीय उद्धव जी साहब मुख्यमंत्री करके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तीनों पार्टी एक मन से एक तन से काम कर रही है और लोग सराहना भी कर रहे हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कोई गंभीर है ऐसी बात। हर एक पार्टी को लगता है कि अपनी पार्टी आगे बढ़े, तो
तो उसमें उन्होंने अगर बयान दिया तो मैं इतना कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ। सर, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें ये लिखा है कि हमारे भरोसे पर सरकार है, सरकार के भरोसे पर हम नहीं हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? कौन सी सरकार है पूछना चाहिए वो, क्योंकि वो सरकार नहीं है, वो खुद ही सरकार पे है ना। तो किसको बात करें, दिल्ली को कह रहे या महाराष्ट्र को कह रहे, मुझे नहीं पता। उनसे पूछना चाहिए कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप, राज्य की या केंद्र की। जनता के भरोसे तो सरकार होती है, अपने भरोसे नहीं होती है। हर एक को अपने अपने अंतर्याम में दिखना पड़ेगा। हालांकि जो भी परिणाम चुनाव में आए हैं वो हर राज्य के परिणाम आप देख लीजिए। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और उनके समर्थकों ने एक बार फिर मोटरसाइकिल रैली निकाली। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जायर बोल्सोनारो पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है। इसी के विरोध में उनके समर्थक सड़क पर उतर आए और हजारों की तादाद में अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार इन लोगों ने अपने राष्ट्रपति पर जुर्माना लगाने वालों को ठेंगा दिखा दिया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार लोगों का हुजूम सड़कों पर चींटियों की तरह रेंगता नजर आया। ब्राजील का झंडा थामे रैली का हिस्सा बने ये लोग हेलमेट बेशक लगाए हुए थे, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। इस रैली के समर्थन में कई लोग सड़क किनारे भी खड़े दिखे, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से मोटरसाइकिल पर सवार अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। इस बीच राष्ट्रपति बोल्सोनारो सभी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, जहां वो मीडिया वालों से घिर गए। लेकिन यहां भी लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेकरार नजर आए। हैरानी की बात यह कि ये मंजर तब देखने को मिल रहा है जब कोरोना से सबसे ज्यादा मौत के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील ही दूसरे नंबर पर है। आतंकी हमला जिसमें 2 आम नागरिक और 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टीआरएफ पिछले 1.5 साल से इसी कोशिश में है कि किसी तरह कोरोना प्रकोप के दौरान सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जाए और घाटी में आतंकी वारदात में इजाफा करके कश्मीर के भटके हुए नौजवानों को अपनी ओर खींचा जा सके, ताकि आतंकी तंजीमों में भर्ती का सिलसिला तेज हो जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस को इनके ऊपर नज़र रखना जरूरी है। हमारे एरिया में, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारे एरिया में इंटेलिजेंस। हरियाणा के करनाल में 2 चोर दिन दहाड़े एक बाइक चुराकर फरार हो गए। जर्नैल कॉलोनी में हुई इस चोरी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इन तस्वीरों में 2 लड़के गली में खड़ी बाइक को चुराने के लिए घूमते हुए दिखाई दिए। एक अपने मोबाइल पर बिजी होने की एक्टिंग करता हुआ आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता रहा, जबकि दूसरे ने बाइक का लॉक तोड़कर उसे स्टार्ट कर दिया और कुछ ही सेकंड में अपने साथी को बाइक में बिठाकर वहां से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोगों ने पुलिस से शिकायत की। चोरी होने का भी डर ज़्यादा है और हमारी कॉलोनी इतनी जल्दी है कि हमें ऐसा लगा नहीं था कभी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दिन दिहाड़े ऐसे ले गए तो बहुत डरने वाली बात तो है ही है। राम मंदिर बनाने के लिए बने ट्रस्ट पर जमीन खरीद में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक जमीन खरीद के मामले में करीब 18 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उन्होंने दावा किया कि केवल 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन का सौदा 18 करोड़ से ज्यादा में कर दिया गया। ये जमीन अयोध्या के बाग विजेश्वर इलाके में है। आरोप है कि इसे पहले एक साधु ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके ठीक 10 मिनट बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उसी जमीन का 18 करोड़ से ज्यादा में सौदा किया। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। इस बीच वो शख्स सामने आया जिसने जमीन का सौदा किया था। उसने घोटाले के आरोपों से इनकार किया। ऐसा है कि जैसे मिनटों में जो बात कही जा रही है कि 10 मिनट में जमीन का रेट 2 करोड़ रुपया से 18.5 करोड़ रुपया हो गया, तो ये तो सरासर गलत है। क्योंकि ये जो इतना जो इसका फासला हुआ है तो ये कोई 2 मिनट और 10 मिनट में नहीं हुआ है। ठीक है, ये सन 2011 में जब हम लोग एग्रीमेंट कराए तो उस ज़मीन का एग्रीमेंट जो है 1 करोड़ रुपए में बात हुई थी, जिसमें से 10 लाख रुपए हमने पेशगी के रूप में दिया था। 2014 में रिन्यूअल उसका हो गया। 2019 में जब हम लोगों ने उसका एग्रीमेंट कराया तो उसकी बात जो है 2 करोड़ रुपए में तय हुई। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरने का मौका नहीं चूका। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले के आरोपों पर विपक्ष ने बीजेपी और वीएचपी को घेर लिया। कांग्रेस ने तो इसके विरोध में प्रदर्शन किया। दूसरे विरोधियों ने इस मामले को हाथों हाथ ले लिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मसले पर सामने आके जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बना है।
लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए बने ट्रस्ट ने आरोपों को खारिज कर दिया। आरोप से हम चिंता नहीं करते, आप भी चिंता मत करिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 1 जुलाई तक बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही कुछ छूट भी दे दी। अब वहां सरकारी और निजी दफ्तर 25% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इनाम की राशि घोषित कर दी। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम को $16 लाख यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 12 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। बढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी का संकट गहरा गया। राजधानी के बलजीत नगर और नेहरू नगर इलाके में पानी की समस्या और गंभीर हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों में होड़ मच गई। पानी की बहुत परेशानी है, बच्चे भी कहीं काम पर नहीं जा सकते हैं पानी के चक्कर में। इसी तरह की तस्वीरें राजधानी के कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। हरियाणा के जींद में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मारे गए आदमी के परिवार वालों ने हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जो इनके भी नाम एफआईआर में लिखवाए गए हैं उनके वहां पर रेड करके उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अयोध्या में संस्कृति विभाग की 9 एकड़ की जमीन पर बस अड्डा बनाया जाएगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों में छूट मिलते ही वहां सैलानियों की बाढ़ आ गई। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद राज्य सरकार ने नियमों में ढील दे दी, जिसके तहत प्रदेश में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट की जरूरत को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद सोलन जिले में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सड़क पर काफी दूर तक ट्रैफिक जैम दिखा। इस जैम में सैकड़ों सैलानी कई घंटों तक फंसे रहे। सड़क पर इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि पुलिस की टीमें घंटों तक जैम खुलवाने और ट्रैफिक को सामान्य बनाने में जुटी रही। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर एक आदमी और एक पुलिस वाले के बीच हाथापाई हो गई। ये नौबत तब आई जब पुलिस वाले ने उस आदमी को बाजार में रोककर कोरोना जांच करवाने की कोशिश की, जिस पर वो इतना भड़क गया कि पुलिस वाले से ही भिड़ गया, जिसके बाद वो पुलिस वाला भी तैश में आ गया और फिर दोनों एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। हालात बिगड़ते देख आसपास के लोग बीच बचाव करने में जुटे और किसी तरह दोनों को अलग किया। इससे पहले दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। इसके बाद तो पुलिस वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पीटने के लिए उस आदमी के पीछे दौड़ा। जानकारी मिलते ही 2 और पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे उस आदमी को जबरन थाने लेकर चले गए। राजस्थान के पोखरण से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पानी के एक टैंक में कुछ लोगों को दवाइयों की बड़ी खेप मिली, जिसे उस टैंक में एक बोरे में भरकर डाला गया था। जब टैंक से उस बोरे को बाहर निकाला गया तो बड़ी मात्रा में दवाइयां मिली। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिसके बाद कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने जांच में पाया कि उनमें कुछ दवाओं की एक्सपायरी हो चुकी थी, जबकि आधी से ज्यादा दवाएं ठीक मिली। ऐसे में उन अफसरों ने दवाइयों को अपने कब्जे में लिया और इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी। दिल्ली पुलिस ने एक चीनी ऐप के जरिए ठगी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस चीनी ऐप से ठगी करने वाले 9 चीनी नागरिकों की दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली। इसके साथ ही चीन भेजे गए 2700 सिम कार्ड को भी ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को चिट्ठी लिखी गई। आरोप है कि नोएडा की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के नाम से ये सिम कार्ड लेकर चीन भेजे थे। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि चीन में बैठकर ठगी करने वाले शातिर इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। यूपी के मथुरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि एक पक्ष के लोग जमीन को जोतने पहुंच गए, जिसकी जानकारी मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। इसी बीच वहां गोली चलने की भी आवाज आई। गोली चलते ही वहां हड़कंप मचा और लोग उधर इधर भागने लगे। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही दोनों गुट पीछे हट गए। बाद में पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। बताया गया कि हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद वो काफी दूर जा गिरी। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग भागते हुए वहां पहुंचे और किसी तरह कार को सीधा करने की कोशिश शुरू की। बाद में कार में फंसे सभी 6 लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया।
इनमें कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में कार भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। स्पेन के मैड्रिड में सरकार के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतरे। वहां कैटालोनिया की आजादी की मांग करने वाले अलगावादी नेताओं को स्पेन की सरकार माफीनामा जारी करने की तैयारी में है, लेकिन सरकार की इस योजना के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। स्पेन का झंडा पकड़े हुए ये लोग सड़क पर इकट्ठा हुए और सरकार से देश में एकता बनाए रखने की अपील की। हाथों में पोस्टर और बैनर थामे इन लोगों ने वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की और अलगावादी नेताओं पर कोई रियायत न बरतने की आवाज भी उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लगभग सभी मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बैठक में शामिल रहे। बैठकों में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा किए जाने की खबर है। इसके अलावा मंत्रालयों के भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी की गई एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई और पास की एक झील में गिर गई। बताया गया कि एक महिला इस एम्बुलेंस को लेकर भाग निकली, लेकिन बेकाबू होने की वजह से एम्बुलेंस करीब की एक झील में गिर गई। इसके बाद महिला का पीछा कर रही पुलिस बचाव दल के साथ वहां पहुंची। झील में गोता लगाने वाले 2 लोग पूरी तैयारी के साथ पानी में कूद गए। इसके बाद पानी में डूब रही एम्बुलेंस को रस्सी से बांधकर बाहर की ओर खींचा गया। भारी भरकम गाड़ी को पानी से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को बाहर खींच लिया गया और एम्बुलेंस चोरी करने की कोशिश करने वाली महिला को भी हिरासत में ले लिया गया। एआईएडीएमके ने अपने 17 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। न्यूज़ 18 की पूर्णिमा मुरली की रिपोर्ट है कि इन नेताओं पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप है। यही नहीं, खबर है कि इन नेताओं ने कुछ दिन पहले शशिकला से बात की। कुछ दिन पहले ही एआईएडीएमके की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके मुताबिक शशिकला से बात करने पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। एआईएडीएमके से बाहर निकाली गई पार्टी महासचिव और जयललिता की करीबी कही जाने वाली शशिकला का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पार्टी के कुछ लोगों से बात करती सुनाई दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने संकेत दिया था कि वो एआईएडीएमके पर पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर अगले साल चुनाव लड़ेगी। अहमदाबाद में पार्टी के नए दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद केजरीवाल ने राज्य सरकार और विपक्षी कांग्रेस पर कई हमले भी किए। आम गुजराती आज विकल्पहीन हो गया था, आज उनको एक सार्थक विकल्प मिला है। सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने केजरीवाल के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली में आपने क्या किया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती मिल्खा सिंह की तबीयत में लगातार सुधार जारी है। उन्हें कोरोना से ठीक होने के बाद हुई तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का कोरोना से निधन हो गया था। दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट के पास एक इमारत में अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने किसी तरह इस आग को बुझाया। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री नायरा शाह और उनके दोस्त को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि फिर कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम को मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। राजस्थान में ठगी के एक मामले में पुलिस को 2 अनोखे चोर हाथ लगे। ये दोनों पति पत्नी बनकर लोगों से ठगी करते थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ते ही इनकी पोल खुल गई। कहते हैं झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है और कानून के हाथ छोटे नहीं होते हैं। राजस्थान के सीकर में एक केस के सिलसिले में जब छानबीन शुरू हुई और जो कुछ निकलकर सामने आया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल मामला यह है दर्जनों लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी का और आरोपी अपने आप को पति पत्नी होने का दावा कर रहे थे। शक हुआ, जांच शुरू हुई और उसके बाद जो कुछ निकलकर सामने आया वो हैरानी नहीं परेशान कर देने वाला था, क्योंकि दोनों महिलाएं थी। हैरानी की बात यह है कि जिस मकान में पिछले 9 महीने से दोनों किराएदार के तौर पर रह रहे थे, उसके मकान मालिक को कभी यह शक ही नहीं हुआ कि दोनों महिलाएं हैं। यही है वो 2 महिलाएं जिन पर महिला नटवरलाल यानी कि ठग होने के आरोप। पहनावे और हुलिये से इनमें से एक महिला और एक पुरुष की तरह दिख सकता है, लेकिन जो जैसा दिखता है हमेशा वो वैसा ही नहीं होता।
इनमें से एक का नाम दर्शना पंडित है, जो कि महिला है, और लड़कों वाली हेयर स्टाइल में जिसे आप देख रहे हैं, आरोप है कि ये कभी खुद के रितु भाई पटेल होने का दावा करते थे। रितु भाई पटेल यानी मर्द। लेकिन ठगी के एक केस के सिलसिले में जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, और जिसे रितु भाई पटेल समझा जा रहा था वो रितु बेन पटेल निकली, यानी कि महिला। इन महिला नटवरलालों का भेद तब खुला जब उन्होंने उसी मकान मालिक को 5 लाख की चपत लगा दी, जिन्होंने कोरोना काल में रहने का ठिकाना नहीं मिलने का दावा करने के बाद इन्हें आश्रय दिया था। कोरोना की वजह से राजस्थान में लॉकडाउन लगा था और राज्य के तमाम होटल बंद थे। ये मामला सीकर के दातारामगढ़ का है। होटल बंद होने की बात कह दोनों ने रहने के लिए एक मकान मालिक से किराए पर घर मांगा। दोनों ने सीकर में खुद का प्रोजेक्ट चलने का दावा किया। कुछ दिनों के बाद दोनों ने मकान मालिक को लालच देकर प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार कर दिया। जैसे ही दोनों को 5 लाख रुपए मिले, दोनों बीते 9 महीने का किराया दिए बगैर फरार हो गए। मेरे घर पर रितु पटेल व दर्शना पंडित दोनों पति पत्नी बनकर रहे तथा सीकर में अपना कोई प्रोजेक्ट चलने की बात कहकर किराएदार के रूप में रहे तथा प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी को लेकर हमारे से करीब 5 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, और उसके बाद में प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी का एक एग्रीमेंट लिखवाकर रुपए हड़पकर हमारे घर से जो किराया बाकी था वो छोड़कर फरार हो गए। ये दोनों कितने शातिर हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों जिस मकान में बीते 9 महीने तक किराएदार के तौर पर रहे, उसके मकान मालिक को ये जानकारी तक नहीं होने दी कि इनमें से एक पुरुष नहीं है। दोनों जालसाजों ने अपने मकान मालिक को फर्जी प्रमाण पत्र जमा कराया था। मकान मालिक के पास इन दोनों की केवल इतनी जानकारी थी कि ये दोनों गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले हैं। इसी सुराग के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मेहसाणा में इनके ठिकाने पर धावा बोल दिया, जहां दोनों पकड़े गए। दोनों को गिरफ्तार कर सीकर लाया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली के भी कई लोगों को ठगने की बात कबूल कर चुके हैं। पूछताछ के दौरान ही पुलिस को रितु के महिला होने का शक हुआ तो मेडिकल कराने का फैसला किया गया। महिला होने के संबंध में संदिग्ध लगी कि वो पुरुष नहीं होकर महिला है, जिस पर उच्च अधिकारियों का अवगत कराया जाकर मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाकर रितु पटेल का मेडिकल करवाया गया तो रितु पटेल का महिला होना पाया गया। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब तक की पूछताछ में ये बातें सामने आ चुकी हैं कि दर्जनों लोगों से लाखों रुपए का ठगी का ये पूरा मामला है। पुलिस का दावा है कि टैक्सी वाला, सब्जी वाला और कई बड़े व्यवसायी इनके झांसे में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनसे बहुत कुछ उगलवाना बाकी है। भूमध्य सागर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां रेस्क्यू टीम ने बीच समंदर में फंसे 400 से ज्यादा शरणार्थियों को बचा लिया। ये लोग छोटी छोटी नावों से समंदर पार करने की कोशिश कर रहे थे और बिना सुरक्षा का ख्याल किए नाव पर सवार शरणार्थी समंदर के बीचों बीच आकर फंस गए। ऐसे में समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाला एक बचाव दल उनकी मदद के लिए आ गया है। ये बचाव दल अपनी स्पीड बोट के साथ शरणार्थियों को बचाने पहुंचा। पूरी तैयारी से पहुंचे बचाव दल ने नाव में मौजूद सभी शरणार्थियों को लाइफ जैकेट बांटी, जिसको पहनने के बाद एक एक कर सभी शरणार्थी स्पीड बोट में सवार हो गए। इसके बाद इनको समंदर में मौजूद पानी के जहाज तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। यूरोप के देश हंगरी में भीड़ जुटाने पर लगी पाबंदी के हटते ही वहां ऑफ रोड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास फेस्टिवल में कीचड़ के बीचों बीच कार रेस करवाई जाती है, जो कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के चलते काफी दिनों से अटकी हुई थी। और पाबंदियों में ढील मिलते ही इस खास कार रेस फेस्टिवल का आगाज हो गया। रेस में शामिल खिलाड़ी अपनी अपनी गाड़ियों को कीचड़ के अंदर से निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते नजर आए। सिर्फ कीचड़ ही नहीं, जंगल के बीचों बीच बने खतरनाक उबड़ खाबड़ रास्तों से भी ये कारें गुजरी और उनसे लोहा लेते हुए जीत के लिए अपना पूरा दम लगाती नजर आई। यही नहीं, कई दिनों बाद अपने घरों से निकले लोगों ने इस पल का भरपूर मजा लिया। कुछ लोग तो कीचड़ में कूदकर मस्ती करने लगे। बताया गया कि सिर्फ 3 दिन के अंदर इस खास रेस को देखने के लिए वहां करीब 15,000 लोग पहुंचे। 35 सालों से वहां हो रहे इस ऑफ रोड फेस्टिवल में इस बार 2000 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें
एक मोटरसाइकिल सवार आदमी सामान ढोने वाली एक गाड़ी से टकरा गया और यह हादसा पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखा कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार सामान ढोने वाली गाड़ी को नहीं देख पाया और उससे जा टकराया। टक्कर लगते ही वो हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। हालांकि जल्द ही मोटरसाइकिल सवार उठ खड़ा हुआ। तभी आसपास के लोग भी ये देख उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में मोटरसाइकिल के परखचे उड़ गए। थाईलैंड के त्रात से रोंगटे खड़े करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक भीषण हादसे में एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। ये घटना एक दुकान के बाहर हुई, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी एक तस्वीर में दिखा कि एक तेज रफ्तार कार उस दुकान की तरफ तेजी से आई और वहां पहले से ही खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कारें वहां मौजूद एक खंबे को तोड़ते हुए दुकान की दीवार से जा भिड़ी। इस बीच वो आदमी वहां मौजूद था, जो इस हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। यही नहीं, दुकान के अंदर पहले से ही खरीदारी कर रही 2 महिलाएं भी इस घटना में घायल होने से बच गईं, जिनमें एक उस आदमी की पत्नी भी थी। इस हादसे में दोनों कारों के साथ उस दुकान को भी काफी नुकसान पहुंचा। इससे पहले वो आदमी अपनी पत्नी के साथ कार से उस दुकान में सामान खरीदने के लिए जाता दिखाई दिया। उसकी पत्नी तो समय रहते दुकान के अंदर चली गई, लेकिन उसका सामना अचानक आई इस बला से हो गया, जिसमें उसकी कार भी बर्बाद हो गई। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।